हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लिखने वाले हैं सीएसएस, जो कि हमारे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट हमने पिछले लिखा है। तो सीएसएस लगाने के बाद फाइनल कुछ ऐसा हमारा फॉर्म दिखेगा। तो इसमें हमने लिए थे कुछ इनपुट, नेम लिया था, ईमेल लिया था, फ़ोन लिया था और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और 2 बटन लिए थे, जो कि थे सबमिट और क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं सबसे पहले अपना जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ तक हमारा हो चुका था। यहाँ पे हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में 5 फील्ड ली थी, जो कि है इनपुट, नेम, ईमेल, फ़ोन, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। हमने उसके लिए लोगो भी इंपोर्ट किए थे। अब हम लिखने वाले इसके लिए सीएसएस। तो सीएसएस लिखने के लिए सबसे पहले हम एक नई फाइल लेंगे और उसका नाम देंगे हम रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस एस। सो रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस एस बन चुकी है। हमें इस फाइल को, सी एस एस फाइल को हमारे एच टी एम एल फाइल से कनेक्ट करना है। उसके लिए हम जाएंगे एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में। एच टी एम एल डॉक्यूमेंट में जाने के बाद जो टाइटल टैग है उसके ऊपर हम एक फिर से लिंक टैग लगाएंगे। सो मैं लिख लेता हूँ लिंक टैग। लिंक टैग में हमें जो एच में जो है लोकेशन देना है या फिर फाइल का नाम देना है। तो मैं रजिस्ट्रेशन डॉट सी एस एस रख देता हूँ। ये लिंक हुआ है, कनेक्शन हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए सब फिर से आना है आपको सी एस एस की फ़ाइल में। यहाँ पे लिखना है आपको बॉडी। बॉडी लिखने के बाद हमें एक बॉडी को बैकग्राउंड कलर सेट करना है। तो बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे। इसमें हम रेड प्रॉपर्टी सेट करते हैं। रेड प्रॉपर्टी सेव करते हैं प्रोग्राम को सेव करके हम क्रोम में उसको ओपन करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। सो आप देख सकते हैं जो हमारा कनेक्शन है सीएसएस का और एचटीएमएल का वो हो चुका है। सो हमारा कनेक्शन हो चुका है, इसलिए हमें ये बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी की अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं अगर इसको फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, प्रोग्राम मैंने सेव नहीं किया था इसलिए नहीं हुआ था। तो अब हो चुका है। अब हम यहाँ पे बॉडी को कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, जैसे कि मार्जिन 0 कर देंगे, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है वो 0 हो जाए। पैडिंग भी 0 कर देंगे। सो मार्जिन और पैडिंग 0 होने के बाद जो सीएसएस ने बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन दी थी जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को, वो ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद में हम इसको एक प्रॉपर्टी सेट करेंगे जो कि है फ़ॉन्ट फैमिली, जो कि पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगी। यहाँ पे हम 3 फ़ॉन्ट दे रहे हैं, जैसे कि अराइल और सेकंड और थर्ड। सो अगर अराइल अप्लाई नहीं होगा तो सेकंड अप्लाई होगा और सेकंड नहीं होगा तो थर्ड लोड हो ही जाएगा। बाद में हम बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी देते हैं। और यहाँ पे हम उसका जो हेक्साडेसिमल में जो कोड है वो लिख तो देता हूँ अब मैं। हम CSS लगाने वाले हैं, जो कि है कंटेनर नाम के जिसका क्लास है कंटेनर। उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जो CSS की फ़ाइल है उस पे आके पेस्ट कर देता हूँ। इसको एक्सेस करने के लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा। बाद में इसको हम प्रॉपर्टी देंगे मैक्स विड्थ नाम की, जो कि 450 पिक्सल कर देता हूँ मैं। उससे ये हुआ है कि जो अपना फॉर्म है वो 4 से 50 पिक्सल से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बाद में उसको मार्जिन सेट कर देता हूँ, जो कि है टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल और लेफ़्ट और राइट से ऑटो कर देता हूँ मैं उसको, ताकि वो बीच में आए, जो सेंटर में आएगा वो फॉर्म। बाद में उसको पैडिंग देता हूँ 30 पिक्सल की। उसके बाद में उसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे। उसके बाद में मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, जो कि वाइट दे देता हूँ, उसको मैं हेक्साडेसिमल में लिख लेता हूँ। बाद में उसको बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 5 पिक्सल की। ताकि बॉर्डर रेडियस देने के बाद हमें वो कॉर्नर्स जो है वो शार्प ना दिखे। उसके बाद में मैं उसको बॉक्स शैडो दे देता हूँ कुछ तो, जो शैडो दिखाई देगी उससे हमें वो जो फॉर्म है वो थोड़ा बेटर दिखाई देगा, क्योंकि फॉर्म और उसका बैकग्राउंड अलग अलग दिखाई देगा हमें। तभी हमें पता चलेगा कि जो फॉर्म है वो 450 पिक्सल में हमारा फॉर्म है और उसके पीछे उसका बैकग्राउंड है। तो मैं उसको कलर शैडो का रेड कलर 0 कर देता हूँ, ग्रीन भी 0 कर देता हूँ और ब्लू भी 0 कर देता हूँ। सिर्फ अल्फ़ा देता हूँ 0.5। अल्फ़ा यानी कि उस शैडो की विजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब 1 कर दिया तो वो पूरी विजिबल हो जाएगा। सो 0.1 कर देता हूँ मैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो बीच में आ चुका है और उसकी विड्थ जो है 4 से 50 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होगी। तो बाद में हम
इसमें जो H1 हेडिंग है उसको CSS लगाएंगे तो H1 हेडिंग डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन एक, क्योंकि हमारे फॉर्म में एक ही हेडिंग है। उसको मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा क्योंकि वो सेंटर में आ जाएंगी। फिर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करने के बाद मैं उसको मार्जिन दे देता हूँ 2.5 रेम की, टॉप से और बॉटम से, और लेफ़्ट और राइट से 0 कर देता हूँ उसको, और उसको फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 2 रेम का। प्रोग्राम को सेव करके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप और बॉटम से मैंने 2.5 रेम की उसको मार्जिन दी और सेंटर में लिया है, और उसका फ़ॉन्ट साइज़ 2 रेम किया है। तो फिर से चलते हैं अपने कोड में। बाद में हम उसके बाद में हमने जो इनपुट नाम के कंटेनर्स बनाए हैं उसको अब हम CSS अप्लाई करेंगे। तो उसको पोजीशन कर देता हूँ मैं रिलेटिव, और उसकी मार्जिन भी कर देता हूँ, मार्जिन बॉटम से कर देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स। सो इसके बाद में हम CSS अप्लाई करेंगे जो कि होगी जो हमारे इनपुट टैग्स है उनके लिए जो, तो वो इनपुट नाम के क्लास के अंदर इनपुट टैग्स है, तो उसके लिए मैं विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल, तो वो 450 पिक्सल के 100 पिक्सल तक जाएगा। बाद में वो पैडिंग कर देता हूँ मैं उसके बीच में 10 पिक्सल, सो वो ऊपर से और नीचे से जो अंदर लिखा हुआ है प्लेस होल्डर से उसको पैडिंग मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं उसके अंदर गैप हो चुका है, जो नेम है यहाँ पे वो 10 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है। उसके बाद में बॉर्डर दे देता हूँ मैं उसको 1 पिक्सल सॉलिड की, 1 पिक्सल सॉलिड, और उसका कलर कर देता हूँ मैं #CCC। उसके बाद में बॉर्डर रेडियस भी देना पड़ेगा क्योंकि वो हमें शार्प ना दिखाई दे उसके कॉर्नर्स, तो इसके लिए बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ मैं 5 पिक्सल, तो वो हमें राउंड दिखाई देंगे। उसके बाद मैं बॉक्स साइजिंग कर देता हूँ मैं बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि वो जो इनपुट टैग्स है वो हमारे जो 450 पिक्सल है उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, वो उसके अंदर ही रहना चाहिए। इसके लिए बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ मैं उसको बॉर्डर बॉक्स साइजिंग में। उसके बाद में ये देखो आप देख सकते हो वो थोड़ा बाहर जा रहा था, वो अंदर आ चुका है। उसके बाद में हम उसको फॉन्ट साइज़ कर देंगे 60 पिक्सल। 60 पिक्सल भी कर सकते हैं ये आप, नहीं तो 1 रेम भी कर सकते हैं क्योंकि 60 पिक्सल और 1 रेम सेम ही होता है थोड़ा बहुत। उसके बाद में हम जो आई टैग हमने जो लोगो लिए है इनपुट टैग में जो आई टैग है लोगो वाले, उसको हम सेट करेंगे। अब हमको उसको सेट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम जाते हैं CSS के कोड में। तो उसके लिए लिखता हूँ मैं डॉट इनपुट जो हमारे क्लास है, और उसके अंदर जो आई टैग है उनके लिए हम CSS लिखेंगे। उसके लिए हम पोजीशन कर देते हैं एब्सोल्यूट, टॉप से कर दूंगा मैं उसको 50%, राइट से कर देता हूँ 10 पिक्सल, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ ट्रांसलेट वाई। कहाँ पे है ट्रांसलेट वाई? ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट वाई क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, ट्रांसलेट वाई -50 पिक्सल, -50% सॉरी पिक्सल ने, और उसको कलर कर देता हूँ मैं #CCC। तो अपना जो फॉर्म का जो ऊपर का हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अपन अब क्या करेंगे, जो हमारे 2 बटन्स रह चुके हैं उनका हम अब उनके लिए हम CSS लिखेंगे। तो उसके लिए हमें एक्सेस करने के लिए हमने उसको .btn नाम का क्लास दिया है, सो हम उसको .btn से एक्सेस कर लेंगे। सो .btn
आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट btn नाम का क्लास है, उसके अंदर 2 बटन से सबमिट और क्लियर का, तो उसको एक्सेस कर लेता हूँ मैं डॉट btn। तो सबसे पहले मैं उसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। फ्लेक्स अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपने CSS नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि हमने डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों किया है, क्योंकि अभी इसका कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी विड्थ हमने 100% नहीं की है। तो उसके अंदर हम गैप कर देते हैं 2 रेम का। बाद में हम जो डॉट btn जो क्लास है हमारा, उसके अंदर जो इनपुट टैग्स है जैसे कि सबमिट और रिसेट नाम के, तो उसको हम CSS अप्लाई करेंगे। सो उसके लिए हम विड्थ कर देते हैं 100%। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फ्लेक्स हमने जो प्रॉपर्टी सेट की थी उसका यूज़ क्या है। तो मैं उसको है ना फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स को ना अब कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप अब सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो एक के नीचे एक आए, सबमिट और क्लियर। अगर हमें उनको एक लाइन में लाना है तो हम उसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते हैं। तो मैं समझ सक तो मैं मुझे लगता है आपको डिस्प्ले फ्लेक्स समझ आ चुका है। बाद में हम उसको फिट देंगे, सॉरी पैडिंग देंगे 12 पिक्सल्स की। बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं इसको, मैं ये हेक्साडेसिमल में कोड लिख रहा हूँ, मैंने एक कलर ढूंढ के निकाला हुआ है। आप इसके लिए कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं या तो फिर यही कोड कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए मेरा कोड है F542B3। उसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन, ताकि हमें बॉर्डर का कोई कलर फिक्स ना करना पड़े, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक बॉर्डर ले लेगा। फिर बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उसको बैकग्राउंड कलर सेट कर चुके हैं। उसके बाद में हम उसको बॉर्डर रेडी देते हैं 5 पिक्सल की, ताकि वो हमें शार्प ना दिखा दे उसके कॉर्नर्स। उसके बाद में मैं उसको कलर कर देता हूँ FFF। जो कलर प्रॉपर्टी वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके अंदर के टेक्स्ट को अप्लाई होगी, ना कि उस इनपुट टैग के बटन के लिए। तो वो उसके अंदर का जो कलर है वो वाइट होगा, और बैकग्राउंड कलर तो हम पहले से ही सेट कर चुके हैं। उसके बाद में कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर, ताकि कोई भी माउस उस बटन पे लेके जाए तो उसका कर्सर चेंज होके पॉइंटर हो जाए। मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ एक बार, और यहाँ पे आपके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो कर्सर माउस में जब बटन पे लाता हूँ तो वो चेंज हो रहा है। नेक्स्ट हम जो फोर इफेक्ट है, क्योंकि उसका कलर चेंज होगा, फोर इफेक्ट होने के बाद उसका कलर चेंज होगा। जब माउस कोई उसके ऊपर बटन के ऊपर लाएगा तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने एक कलर ढूंढ के निकाला हुआ है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉट btn के अंदर जो इनपुट टैग्स है हमारे, उसके ऊपर होर इफेक्ट लगाना है, और उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है। जब कोई उस पर होवर करे तो उसको हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है #D841A6। तो हमारी CSS पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कलर भी चेंज हो रहा है जब अब हम उसके ऊपर होर कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड हमने इनपुट फील्ड में लिया है, और 2 बटन्स लिए हैं जो कि सबमिट और क्लियर के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिखने वाले इसका कोड, जो कि वैलिडेशन के लिए होगा, और वो JS में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये है हमारा CSS का आज का कोड। सो आप एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।